आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 102.6 रेनबो इंडिया। मैं हूं निशा, आपके साथ। कार्यक्रम है रेडियो डॉक्टर। देखिए, वैसे तो हमेशा हमारी ये दुआ रहती है कि आप स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, इसलिए हम रेडियो डॉक्टर में आपकी सेहत से जुड़ी जरूरी विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। तो आज भी हमारे रेडियो डॉक्टर तैयार है, हमेशा की तरह बिना किसी कंसल्टेशन फी के आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। तो आप भी तैयार हो जाइए। पर हाँ, सवाल आपको आज के विषय के दायरे में रहकर ही पूछने हैं। पर विषय जानने से पहले स्वागत करते हैं आज के रेडियो डॉक्टर का। वी हैव विद अस डॉक्टर नितिन कुमार राय, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो वैसे डॉक्टर, आज की अगर विषय की बात करें वो भी हम अपने लिसनर्स को बताए देते हैं। स्ट्रोक इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी इन इंडिया, ऐसा भी माना जाता है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है, एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो कि हमारे कंट्री में इसका जो है इंसिडेंस बहुत ज्यादा है और ये काफी, इसको हम लोग अंडरएस्टिमेट करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रोक के साथ ये है कि कई बार पेशेंट्स को वो सिम्टम्स ही वो जब तक एनालाइज करते हैं काफी लेट हो चुका रहता है। बिल्कुल डॉक्टर, लेकिन हम लोग स्ट्रोक मैनेजमेंट, इससे जुड़ा हुआ आज जो हमारा विषय है, अपने श्रोताओं को बता दें और एक बार उनको नंबर्स भी जरूर याद दिला दें जिस पर आप लोगों को हमें कॉल करना है। यही है हमारा आज का विषय, स्ट्रोक मैनेजमेंट। इसी से जुड़े अगर आपके कोई सवाल है, हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 011-2342-1084 एक नंबर ये है और दूसरा नंबर है 234-22-346। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर तो है ही जिस पर आप हमें SMS करते रहते हैं 9868107070 पर। तो डॉक्टर साहब आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं और आप भी तैयार रहिए। और डॉक्टर साहब, आज हम स्ट्रोक मैनेजमेंट पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा आपसे, स्ट्रोक क्या है और ये किस तरह से असर करता है हमारे शरीर पर? निशा जी, स्ट्रोक जो है एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें हमारे ब्रेन के अंदर डैमेज होता है। वो डैमेज का कारण हो सकता है कि जो हमारे ब्रेन की, जो हमारी नलियां हैं जो हमारे ब्रेन को सप्लाई कर रही हैं, या तो उसके अंदर कोई क्लॉट डिपॉजिट हो जाए जो कि नसों को ब्लॉक कर देता है, जिससे उसके एडजॉइनिंग एरिया जो ब्रेन को सप्लाई करते हैं, मस्तिष्क को सप्लाई करते हैं, उसमें डैमेज आता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर जो ये ब्रेन को जो खून की नलियां सप्लाई कर रही हैं, ये अगर ये फट जाती हैं, सो उससे ब्रेन के अंदर रक्त का रिसाव होता है जिसको हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। सो स्ट्रोक दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है स्कीमिक स्ट्रोक, जो कि क्लॉट की वजह से ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक जाती है जिससे डैमेज आता है, और दूसरा हेमरेजिक, जिसको हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, जिसमें ब्रेन के अंदर जो है ब्लीडिंग होने से, जिस ब्रेन के एरिया में जहां ब्लीड होता है वहां वो ब्रेन टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। सो ये मेनली स्ट्रोक है और स्ट्रोक हमेशा सडनली प्रेजेंट करता है। इसका प्रेजेंटेशन हमेशा सडन होता है। तो डॉक्टर साहब, ये स्ट्रोक का मुख्य कारण क्या होता है? और हमारे एक श्रोता भी हैं जो इसी तरह का सवाल पूछ रहे हैं। ही इज राजकुमार फ्रॉम मीरूद और इनका सवाल है कि ऐसा क्या किया जाए कि स्ट्रोक कभी आए ही ना। नहीं। देखिए, स्ट्रोक के ढेर सारे कारण हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनको हम डॉक्टर्स ठीक कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसे कारण हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि पेशेंट का, अगर ओल्ड एज पेशेंट है, पेशेंट के जनरली वी टॉक अबाउट सेक्स, जैसे फीमेल पेशेंट्स में कंपैरेटिवली आफ्टर 75 रिस्क ऑफ स्ट्रोक बढ़ जाता है। ओल्ड एज में रिस्क ऑफ स्ट्रोक ज्यादा रहता है। कुछ पार्टिकुलर रेस हैं और जेनेटिक्स भी है कि जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं जिनके साथ स्ट्रोक एसोसिएटेड होता है। तो ये वैसी चीजें हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट अब कॉमन चीजों की हम बात करते हैं, जिन चीजों पे अगर हम अगर हम टाइमली उन चीजों को कंट्रोल करें तो हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिपिड लेवल बढ़ा होना, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन। सो ये ऐसी चीजें हैं, अगर इन पे हम फोकस करें तो इनको हम मैनेज कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है किसी को, सो उसको एंटी हाइपरटेंसिव देना है, उसको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है ताकि रोज योगा एक्सरसाइजेस करे, वॉक करे, डाइट में हाई फाइबर होना चाहिए ताकि आपका बीपी कंट्रोल में रहे। शुगर है, उसको हम डाइट से मॉडिफाई करते हैं और शुगर कंट्रोल करने की दवाइयां देते हैं। क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड जो, अगर हम हाइपरटेंशन, बीपी की बात करें और ब्लड प्रेशर की बात करें, ब्लड प्रेशर और उसके
उसके साथ हम डायबिटीज की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के। साथ में ब्लड के अंदर चर्बी का बढ़ा होना, ओबेसिटी होना, सो ये सारी चीजें जो है अगर इन पे हम फोकस करके, अल्कोहल कंजप्शन नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी दवाइयां जैसे कि कोई लोग ड्रग एडिक्ट हैं, कोकीन, एम्फेटामिन और ये सारे ड्रग अब्यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं ये सारे स्ट्रोक को प्रेडिस्पोज करती हैं। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि अगर इन चीजों को हम कंट्रोल करते हैं, बीपी को, शुगर को, अपने लिपिड लेवल्स को, उसमें आपका भी कुछ मदद होता है और कुछ डॉक्टरों की मदद होती है जिससे इन चीजों को कंट्रोल करे, रेगुलर एक्टिविटी करे जिससे आपकी ओबेसिटी ना हो, सो उससे हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और उनका क्या सवाल है। हेलो अनूप फ्रॉम रांची। जी बताइए अनूप, क्या कहना चाहते हैं? ये सोते हैं तो अचानक, जैसे बीपी और डायबिटीज से ग्रसित हैं, सोते हैं तो अचानक हाथ जो है ना लकवाग्रस्त हो जाता है, हल्का फिस्ट यानी मुट्ठी खोलते बंद करते हैं तो ठीक हो जाता है, तो निवारण बताएं। हाँ, देखिए ये जो आपकी कंप्लेन है ये सडनली जैसे आप बता रहे हैं कि सोते हैं तो हाथ लकवाग्रस्त हो जाता है। सो कई बार ये होता है, ये जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रोक ही है। कई बार सोने से, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व पैल्सी, हमारी जो अल्नर नर्व पैल्सी, सोने से हमारे हाथ दब जाते हैं, सो उसकी वजह से भी वीकनेस आता है। लेकिन अगर ये कमजोरी परसिस्ट कर रही है और तो फिर वो स्ट्रोक के लक्षण होते हैं। जैसे आप ये जो सिम्टम बता रहे हैं, आप बता रहे हैं आपको ये रेगुलरली होता है, जैसा मैं समझ पा रहा हूं। सो अगर ये रेगुलरली हो रहा है तो फिर भी इसकी हमें जांच करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप हाथ के ऊपर सोते हैं तो आपकी जो है रेडियल नर्व की पैल्सी कई बार हो जाती है, हाथ के दबने से नसें दब जाती हैं। और अगर कुछ जैसे ये वीकनेस पैरों में भी आ रहा है, आवाज में भी लड़खड़ाहट हो रही है, और अगर बार बार अगर ये चीज हो रहा है तो इसका एक बार, क्योंकि आपको रिस्क फैक्टर भी है, डायबिटीज है और हाइपरटेंशन है, तो आपको एक बार अपने नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, जिससे एक बार प्रॉपर आपकी सारी जांचें की जाए। मतलब अगर सोते हुए हाथ सुन्न होता है किसी का और ये लगातार बार बार हो रहा है, हाँ, सो उसका एक बार वर्कअप करना जरूरी है। क्योंकि देखिए जैसे किसी एक हाथ पे आप सो गए तो कई बार हमारी रेडियल नर्व दब जाती है, जिससे पैल्सी हो जाती है, वो फिर धीरे धीरे ठीक हो जाती है, जैसे ये बता रहे ठीक हो रहा है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे स्ट्रोक्स भी होते हैं जो सडनली आते हैं और ठीक हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। कोई क्लॉट गया, उसने ब्रेन की वेसल्स को, छोटी नसों को ब्लॉक की और सडनली वो डिसॉल्व हो गया, तो उसकी वजह से वीकनेस आता है, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर रिकवर कर जाता है। सो आपके केस में, क्योंकि आपके पास दो स्ट्रॉन्ग फैक्टर हैं रिस्क फैक्टर स्ट्रोक के, एक है हाइपरटेंशन और डायबिटीज, तो आई थिंक आपको इस चीज को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए वाया MRI, और कुछ नसों की हम जांच करते हैं जिससे हम देखेंगे। अभी आपके लिए एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप कॉलिंग। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वंस अगेन स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में। मैं हूं निशा आपके साथ, और हमारे साथ रेडियो डॉक्टर मौजूद हैं डॉक्टर नितिन कुमार राय आज, और जो आप सभी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। और अपना सवाल पूछने से पहले डॉक्टर साहब, एक कॉलर हैं हमारे साथ इस वक्त। हेलो डॉक्टर जी सर, आपका नाम बताइए। दर्शन मल्होत्रा, पंजाब जलंधर। क्या जानना चाहते हैं सर? मैं हाइपरटेंशन के लिए कुछ पूछना चाहता डॉक्टर से। हाँ जी जी पूछिए, डॉक्टर इज लिसनिंग टू यू। डॉक्टर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते जी। डॉक्टर मेरी उम्र है 81। 81 ईयर। तो मेरे को ना जब ये हाइपरटेंशन है वो 160 से नीचे नहीं जाता, और मैंने 160 से नीचे नहीं होता, तो अपना टेलिमिसाइटिन और एम्लोडोपिन खा रहा हूँ, तो ये ट्वाइस अ डे कर सकता हूँ क्या? मतलब हाइपरटेंशन ये कहाँ तक कनेक्टेड है स्ट्रोक के साथ, एक तो ये, और ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ। देखिए जी, अगर आपका बीपी की दवाइयां खाने के बाद भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो पहली तो ये चीज है कि हमें पहले आपके बैकग्राउंड में देखना चाहिए कि आप प्रिकॉशन क्या ले रहे हैं। क्या आपकी डाइट प्रॉपर है? क्या आप योगा, एक्सरसाइजेज और हाई फाइबर डाइट ले रहे हैं? खाने में आपके घी, तेल, मसाला और ज्यादा नमक की मात्रा तो नहीं है? अगर आपकी डाइट हैबिट्स अच्छी हैं और आपका जो है खाने का पैटर्न और आपके एक्सरसाइज और एवरीथिंग अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर बीपी बढ़ा हुआ है, तो बीपी की दवाइयां आपकी बढ़ानी पड़ेंगी। क्योंकि ये जो बढ़ा हुआ बीपी है, क्योंकि 160 बीपी जो आप बोल रहे हैं 160/90, ये रेंज भी बीपी एक हाई बीपी माना जाता है, तो इसमें आपको स्ट्रोक के रिस्क हमेशा रहेंगे। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप जो भी अपने फिजिशियन हैं उनसे जाके अपनी दवाइयां बढ़ाएं।
बढ़वाएं। और साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि अपने लाइफस्टाइल को आपको ठीक करना है। साथ में आपको जो अपना खान पान उसको मेंटेन करना है प्रॉपर। लिपिड का चेक कराना है बीच बीच में कि कुछ चर्बी तो नहीं बढ़ रही है। और साथ में योगा एक्सरसाइजेस, ब्रिस्क वॉक, ये सारी चीजें रेगुलर रूटीन में लाइए। जी सर। तो 81 साल की उम्र में वैसे भी ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं, इवन किसी भी आप एज ग्रुप में हो। तो अभी बात हो रही है स्ट्रोक मैनेजमेंट पर। आने वाले टाइम में हम और भी क्वेश्चंस पूछेंगे इससे रिलेटेड। उपचार क्या है, कैसे बचाव कर सकते हैं, स्ट्रेस का इसमें क्या रोल है, ये सभी क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अभी आपके लिए एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप कॉलिंग। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वंस अगेन स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में। मैं हूं निशा आपके साथ और हमारे साथ रेडियो डॉक्टर मौजूद हैं डॉक्टर नितिन कुमार राय आज, और जो आप सभी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। और अपना सवाल पूछने से पहले डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं जो फोन लाइन पर मौजूद है। आई होप वो ही स्टिल देयर। थोड़ा ज्यादा इंतजार हो गया। हेलो। हेलो जी सर, अब संजय जी बोल रहे हैं? हाँ, मैं संजय जी बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से, थाना डिस्ट्रिक्ट डोंबिवली से। आपका प्रश्न पूछिए, डॉक्टर साहब इज लिसनिंग टू यू। हाँ मैम। सर मुझे पूछना है, मुझे 2019 में हार्ट अटैक आया था। हाँ जी। और 2020 में मुझे ब्रेन अटैक आया। इसके बाद में मेरा मेडिसिन चालू ही है। इसके बाद भी मेरे को ऐसा अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है क्या? हाँ जी, देखिए आपका प्रश्न बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये जैसे कि आपको हार्ट अटैक आया है और आपको ब्रेन स्ट्रोक की भी हिस्ट्री है। सो देखिए, इसके दोनों के पीछे पैथोलॉजी सेम होती है। अगर आपके हार्ट की जो नलियां हैं वो क्लॉट से ब्लॉक होती हैं तो आपको हार्ट अटैक आता है। सिमिलरली ब्रेन स्ट्रोक है, ब्रेन की आर्टरीज जो हैं वो ब्लॉक होती हैं जिसकी वजह से आपको ब्रेन स्ट्रोक का अटैक आता है। सो एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको बैकग्राउंड में कोई डायबिटीज या हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है? नहीं सर, मुझे डायबिटीज भी नहीं है और ब्लड प्रेशर भी नहीं है। लेकिन मेरा जो बीपी है ना, वो 100, 120 या 140 तक जाता है। ओके। सो और दूसरी एक चीज और पूछूंगा, आपकी एज कितनी है अभी? मेरी अभी रनिंग एज है 54। हाँ जी, देखिए आपकी उम्र के हिसाब से तो आपको पहले स्ट्रोक और ये सारे सिम्टम आ गए। सो ये चीज शो करता है कि आपको अगर यंग एज में स्ट्रोक आ गया है तो फ्यूचर में भी रिस्क रहते हैं स्ट्रोक्स के। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आपके डॉक्टर साहब ने ब्लड थिनर शुरू किए होंगे, खून पतला करने की दवाइयां, इकोस्प्रिन या एटोर्वास्टेटिन, आई थिंक ये दवाइयां आप ले रहे होंगे रेगुलरली। चालू है ये। हाँ जी। तो ये दवाई 75। तो इसमें देखिए, ब्रेन स्ट्रोक हो या हार्ट स्ट्रोक हो, दोनों में जो है आपको ये ब्लड थिनर आपको प्रोटेक्ट करती हैं कि फ्यूचर में आपको स्ट्रोक ना हो। लेकिन देखिए 100% श्योरिटी किसी मेडिसिन की नहीं होती है, बट एक सिग्निफिकेंट लेवल 70 to 80% ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। सो साथ में आपको ये कि थोड़ा आपको लाइफस्टाइल भी अपना अच्छा रखना है। अपने खान पान पे जो है वो काफी हाई फाइबर हेल्दी डाइट्स लेनी है और खाने में नमक की मात्रा कम हो, घी तेल मसाला कम होना चाहिए, आलू चावल कम खाना है और योगा एक्सरसाइजेस करना है। ये सारी चीजें, दवाइयां मिलके और आपकी जो एक्सरसाइजेस हैं और आपकी हेल्दी हैबिट्स हैं, ये मिलके आपके स्ट्रोक को कम रखेंगे फ्यूचर में, स्ट्रोक रिस्क को। संजय जी, आई होप आपको आपके सही सवाल का जवाब मिल गया हो। आपके लिए एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप कॉलिंग। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वंस अगेन स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में। मैं हूं निशा आपके साथ और हमारे साथ रेडियो डॉक्टर मौजूद हैं डॉक्टर नितिन कुमार राय आज, और जो आप सभी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। स्ट्रोक, बहुत सारे प्रश्न हमें व्हाट्सएप पर भी लोग भेज रहे हैं, लेकिन सभी से रिक्वेस्ट एक बार फिर से करूंगी कि आप स्ट्रोक मैनेजमेंट से रिलेटेड ही हमें सवाल अपना पूछे, क्योंकि यही आज का हमारा विषय है और डॉक्टर साहब इसी के दायरे में रहकर आपको जवाब देंगे। तो अगर बात करें सर, सभी सुनने वालों के लिए कॉमन क्या बचाव क्या हो सकते हैं स्ट्रोक से? देखिए, स्ट्रोक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि पहला तो अगर ये ओल्ड एज में इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक ज्यादा रहता है, सो बचाव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर, अगर आफ्टर अ पर्टिकुलर एज ऑफ 50-60 आपको रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना है, अपने लिपिड लेवल्स देखते रहने हैं। आपको डायबिटीज तो नहीं है, उसके लिए आपको अपने फिजिशियन से रेगुलर चेक कराना है। बाकी आपको रेगुलर योगा एक्सरसाइजेज, वॉक और साथ में अपने डाइट को प्रॉपर रखना है।
जिसमें घी, तेल, मसाला, नमक ये सब की मात्रा कम हो और कार्बोहाइड्रेट्स कम हो। और ये सारी चीजें हेल्दी लाइफस्टाइल के बाद अगर कोई आपको हार्ट के ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, हार्ट के रिदम की गड़बड़ी उसमें, और या कई बार हमारी जो आर्टरी है ब्लड को सप्लाई करती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसके अंदर भी ब्लॉकेज होता है। तो अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है सो उसको कंट्रोल करना और उसके लिए पहले से ही ब्लड थिनर शुरू करना जरूरी होता है ताकि फ्यूचर में स्ट्रोक के रिस्क को कम किया जाए। और कैसे पता करें कि अभी स्ट्रोक, क्या कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसे लक्षण हैं जो कि एक दिन पहले या कुछ घंटों पहले लोग अपने में नोटिस करते हैं जिससे पता चल सके स्ट्रोक आने वाला है? हाँ जी, देखिए ये स्ट्रोक, जैसा कि स्ट्रोक का सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है कि स्ट्रोक सडनली आता है विदाउट गिविंग एनी प्रीमॉनिटरी। कोई भी ऐसे सिम्टम्स जो स्ट्रोक के आते सडन आते, उसमें ब्रेन के किस एरिया में डैमेज हुआ है उसके हिसाब से सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। जैसे एंटीरियर सर्कुलेशन, ब्रेन के आगे के भाग के जो है उसमें अगर स्ट्रोक हो, जैसे कि जनरली जो मोस्ट कॉमन स्ट्रोक्स होते हैं उसमें पेशेंट को एक साइड की कमजोरी आ जाती है, एक दाएं हाथ दाएं पैर की, साथ में फेस में वीकनेस आता है, आवाज का लड़खड़ाना, साथ में अगर सडनली आपको बैलेंस की दिक्कत हो रही है, आपके आंखों का सडनली विजन चला गया, साथ में कई बार होता है कि बहुत तेज चक्कर आना उल्टी के साथ और बैलेंस में दिक्कत होना। सो ये सारी चीजें जो हैं स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। इसके लिए एक निमोनिक हम याद रखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बी फास्ट। बी से बैलेंस, ई से आईज में, मतलब अगर बैलेंसिंग में दिक्कत हो रही है, आंख से देखने में प्रॉब्लम हो रही है, एंड फास्ट विल से एफ इज फेशियल वीकनेस, ए इज आर्म वीकनेस, एस इज स्लरिंग ऑफ स्पीच, आपकी स्पीच में प्रॉब्लम हो रही है, देन इट इज टाइम टू रश। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको, ये जो बी फास्ट के जो सिम्टम हैं, तो आपको इमीडिएटली अपने नियर बाई हॉस्पिटल में जाना है, क्योंकि जो स्ट्रोक से प्रॉपरली इक्विप्टेड है। क्योंकि अगर आप इसका मैनेजमेंट आप घर में कुछ भी नहीं किया जा सकता, डिपेंडिंग अपॉन द, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि स्ट्रोक किस प्रकार का है, क्या ये क्लॉट की वजह से है या ब्रेन हेमरेज की वजह से, वो एक सीटी स्कैन या एमआरआई के बाद ही पता चलता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज और बोलूंगा कि जो एक विंडो पीरियड होता है 4.5 घंटे का, जिसके अंदर अगर कोई पेशेंट्स स्ट्रोक के सिम्टम्स हमारे पास लेके आते हैं हॉस्पिटल में, तो उनको क्लॉट डिसॉल्व करने की दवाई दी जाती है, क्योंकि इस दवा का काम 4.5 घंटे के बाद नहीं होता है। अच्छा। सो इस वजह से जितना जल्दी वो दवा दिया जाएगा, पेशेंट की हम मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी जो फ्यूचर में उसके स्ट्रोक से कॉम्प्लिकेशन आने की जो स्थिति है उसको कम कर देते हैं। सो इसी वजह से सारे श्रोताओं से मैं ये बोलना चाहूंगा कि कभी भी कोई जो स्ट्रोक के सिम्टम मैंने बताए, अगर कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको इमीडिएटली अपने नियर बाई इमरजेंसी, जहां स्ट्रोक की फैसिलिटी अवेलेबल है, जाना है, ताकि वो दवाई 4.5 घंटे के अंदर जो दी जाती है दी जा सके। हमारे एक श्रोता का मैसेज आया है कि इनकी उम्र 28 साल है और वैसे तो इनका बीपी और शुगर नॉर्मल है, लेकिन लिपिड प्रोफाइल में कभी नॉर्मल तो कभी ऊपर नीचे आता रहता है, कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। लेकिन और साथ ही ये लिख रहे हैं कि इनके अंकल और ग्रैंड मदर की जो डेथ हुई है वो स्ट्रोक की वजह से हुई, एंड वी आर रियली सॉरी। बट संदीप, 28 प्लस में आप किस तरह की डाइट, क्या खाना खा सकते हैं, और किस तरह की बी फास्ट, ये एक टर्म इन्होंने बताई हमारे डॉक्टर साहब ने, अगर ये सब सिम्टम्स पर नजर रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और सेहतमंद रहेंगे और स्ट्रोक से आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब, क्या ये जेनेटिक भी होता है, इसका कुछ कनेक्शन हमारे जीन से भी? इस सवाल को आपको होल्ड करना होगा, एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम इस सवाल पर फिर से आते हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। तो फिलहाल जो कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, एक बार उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ मैम। मैं अब्दुल समद यूपी सहारनपुर से बोल रहा हूँ। जी बताइए अब्दुल जी। जी मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब से बात करनी थी। मैं सुन रहे हैं वो आपको? यस, आप अपना प्रश्न पूछिए। आप पूछिए अपना प्रश्न। हेलो जी मैम। जी हमें आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न पूछिए। मैं 30 ईयर ओल्ड हूँ, 32 ईयर ओल्ड हूँ मैम। मुझे अभी एक पैरालाइज का स्ट्रोक आया था अभी मैम, राइट साइड, और मेरा शुगर लेवल भी अभी मैंने HbA1c कराया था मैम, तो वो भी एवरेज शुगर में 309 चल रहा है। और अभी रात को ये दिक्कत होती है कि हार्ट बीट बढ़ जाना, सोते सोते हार्ट बीट बढ़ जाना, और मतलब घबराहट ये रहती है जैसे कोई इंसिडेंट ऐसा होने वाला है कि बस खत्म।
बताइए सर इसमें। हाँ जी, देखिए आपकी एज काफी यंग है, जैसा बताया कि आप 30-31 साल की आपकी उम्र है, और आपको इसमें शुगर्स आपके डिरेंज है। इसका मतलब आपको काफी टाइम से पहले डायबिटीज शुरू हो गया, और डायबिटीज खुद में एक रिस्क फैक्टर है। जैसे इनिशियल में मैंने बताया कि स्ट्रोक का बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है डायबिटीज। तो सबसे पहले देखिए, स्ट्रोक से बचने का हमने आपको पहले भी ये चीज बताई थी हमने कि देखिए, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो ये कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप जो भी अपने डायबिटोलॉजिस्ट हैं उनसे मिलें और अपनी प्रॉपर डायबिटिक डाइट चार्ट बनवाएं, ताकि पहले तो आपका शुगर कंट्रोल हो। क्योंकि अगर ये शुगर कंट्रोल नहीं रहता है तो इससे हमारी जो खून की नलियां उनके अंदर भी टाइम के साथ डैमेज होता है, किडनी प्रेशर आता है, हार्ट प्रेशर आता है। सो इसको जो है आपको विजिलेंटली इस चीज को पहले अपने शुगर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके शुगर कंट्रोल में नहीं है तो आपको फ्यूचर में रिस्क ऑफ स्ट्रोक अगेन रहेगा। साथ में आई थिंक आप ब्लड थिनर्स भी आपको चल रहे होंगे। क्या क्लॉट से था, इस्कीमिक स्ट्रोक था, क्लॉट था, या मेरे आई में प्रॉब्लम हो गई थी बैलेंसिंग का। ओके, बैलेंसिंग हो पा रही थी सर। हाँ, राइट आई। ओके, तो आपकी तो खून पतला करने की दवाइयां भी चल रही होंगी। जी, एक एस्पिरिन वगैरह चल रही है। तो देखिए, इस दवाई को तो आपको लाइफ टाइम खाना है, बंद नहीं कर सकते। शुगर के लिए अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिलिए ताकि वो कंट्रोल में रहे, और अपनी डाइट चार्ट प्रॉपर बनवाइए ताकि डाइट चार्ट मैंने बनवा रखी है सर। उसमें जो उन्होंने बताया मैं फॉलो भी कर रहा हूँ, लेकिन एक रात में इशू ये होता है सर कि रात को घबराहट ऐसी होती है कि जैसे मौत आने वाली है। नहीं, अगर आपको ये रात को घबराहट हो रही है तो आपको एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से भी मिलना पड़ेगा और इको की जांच करानी पड़ेगी, और बाकी वर्कअप भी होते हैं जो कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको ये रेगुलर प्रॉब्लम हो रही है तो ये कोई कार्डियक इशू भी एसोसिएटेड आपको हो सकता है। मेंटलिटी सर ये बनी रहती है कि बस अभी कुछ ऐसा होने वाला, आगे खत्म है। देखिए, आप परेशान ज्यादा लग रहे हैं। आप जो है, हाँ निशा जी, ये चीज एकदम से बोले, आप तो एक अपनी बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो आपको स्ट्रेस का भी कम करना ये जरूरी है कि आप इतना चिंता ना करें। लेकिन आपको क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से वो सारी चीजें पे आप फोकस रहें। अपने डॉक्टर से मिलके अपना डायबिटीज के लिए अपनी दवाइयां बढ़ाइए ताकि वो कंट्रोल हो, अपनी डाइट प्रॉपर रखिए, और एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके हम एक बार कार्डियक आपका वर्कअप आप करा लें तो वो बेटर रहेगा, ताकि कोई फ्यूचर में हम कॉम्प्लिकेशंस उससे आने वाले हो तो हम रोक सकें। व्हाट्सएप पे सर एक मैसेज आया है, पूछ रहे हैं कि ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज सेम है, अलग अलग है, व्हाट्स द डिफरेंस? जैसे कि शुरुआत में ही मैंने बताया था कि स्ट्रोक दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो ब्रेन की जो खून की नलियां अगर वो ब्लॉक हो गई हैं ड्यू टू सम क्लॉट, सो उससे जो डैमेज होता है वो उसको बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। सो खून की सप्लाई कम होने से वो एरिया डैमेज होता है। ब्रेन हेमरेज में क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन की, वो ज्यादा बीपी बढ़ने से, या कई बार कुछ एबनॉर्मलिटी होती है खून की नलियों की जिसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं, तो ये नलियां फट जाती हैं। खून की नलियां फटने से ब्रेन के अंदर रक्त का रिसाव हो जाता है और ब्रेन में खून जमा हो जाता है। इस खून के जमा होने से ब्रेन के अंदर डैमेज आता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन हेमरेज या हेमरेजिक स्ट्रोक। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। सर एक बार जो फेस करता है स्ट्रोक, उसके बाद ठीक भी हो जाते हैं, तो उनकी रिकवरी के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस ऐसी हैं जो पेशेंट्स ले सकते हैं? देखिए, स्ट्रोक जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रोक में रिकवरी, जैसे जो छोटे स्ट्रोक होते हैं उनमें रिकवरी जल्दी होती है, बेटर होती है। बड़े स्ट्रोक में कई बार रिकवरी में काफी टाइम लगता है, बट एक बार पेशेंट को स्ट्रोक हो गया तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन ये लेना है कि अगर हाथों पैरों में कमजोरी है या बैलेंसिंग में दिक्कत है तो उसके लिए फर्स्ट 1 मंथ तो गोल्डन पीरियड होता है, जिसमें आपको रेगुलर फिजियो खुद से भी करना है, फिजियोथेरेपिस्ट से भी कराना है, एक्सरसाइजेस करनी है, ताकि जो लिम्ब में वीकनेस है उसके अंदर स्ट्रेंथ आए। क्योंकि कोई ऐसी दवा नहीं होती है जो कि आपके हाथ पैर को ताकतवर कर दे। वो जो हम एक्सरसाइज करते हैं स्ट्रोक के बाद, जितनी ज्यादा फिजियो होती है उससे ताकत आती है। साथ में हमें खून पतला, अगर वो क्लॉट की वजह से हुआ है तो खून पतला करने की दवाइयां रेगुलरली लेनी है, ताकि उससे जो है फ्यूचर में हमारे स्ट्रोक का रिस्क कम हो। शुगर है तो उसको कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर शुगर बीपी बढ़ा हुआ है तो उससे आपको फ्यूचर में फिर स्ट्रोक के रिस्क होंगे। तो हमें प्रिवेंटिव चीजें, लिपिड को अपने कंट्रोल में रखना है दवाइयों से और अपनी डाइट से, और रेगुलर एक्सरसाइज और ये सारी चीजें अपनी रूटीन में रखनी है। फिजियोथेरेपी कराना है जो कि फर्स्ट 1 मंथ में ज्यादा जरूरी है, ताकि हम फ्यूचर में इसके कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकें और रिकवरी अच्छी हो। और सर ऐसा कहा जाता है कि मेन एट ग्रेटर रिस्क ऑफ स्ट्रोक?
नो, आई विल नॉट डेफिनेटली, पूरी तरह से इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि जनरली वो एज डिपेंडेंट, जैसे अगर आप देखोगे 45 to 75 ईयर एज, तो उसमें मेल में थोड़ा रिस्क फैक्टर ज्यादा रहते हैं स्ट्रोक के, बट अगर आफ्टर 75 देखोगे तो फीमेल आर मोर प्रिडिस्पोज टू स्ट्रोक। और अगर ओवरऑल स्ट्रोक की बात करें तो जो फैटेलिटी या जो इम्पैक्ट स्ट्रोक फीमेल पे करता है वो कहीं ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेल। सो अकॉर्डिंग टू एज वो स्ट्रोक का जो इंसिडेंस है मेल और फीमेल में वो वेरी करता है। थोड़ा सा यंगर एज में मेल्स में होता है और ओल्ड एज में ज्यादा फीमेल में होता है। तो एक आखिरी कॉलर और है हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, रेडियो। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप तक हमारी आवाज काफी देर में पहुंची, लेकिन जल्दी से आप अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार जी, प्लीज आप अपना। मेरा सवाल यह था, जो मैं दाई साइड से लेटता हूँ तो मुझे खांसी उठती है। आपको खांसी उठती है और सर रात को अनईजी फील कर रहे हैं, बहुत सारे लिसनर्स का ये सवाल है। तो आपने बताया ही है कि हाउ इट इज कनेक्टेड विद स्ट्रोक और क्या क्या प्रिवेंशन। सो देखिए, रात को आप सोते समय अगर आपको खांसी उठती है तो बाकी और चीजें भी देखनी होगी। कुछ आपको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है पहले से? सर ये फोन तो इनकी कॉल ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन लिसनर से हम आगे बात नहीं कर पाएंगे। ओके। सो देखिए, खांसी उठती है अगर, तो उसमें देखना होगा कि ऐसा तो नहीं कि इनको कोई चेस्ट इन्फेक्शन है या कोई कार्डियक इशू है, कार्डियक प्रॉब्लम में, हार्ट फेलियर में, और ये सारे रात को सांस लेने में दिक्कत होना और खांसी उठना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो आइडियली इनको अपना वर्कअप कराना चाहिए अपने डॉक्टर से, जो भी नियर बाई फिजिशियन है, मिलके, ताकि इनका बेसिक उसका वर्कअप किया जाए एक्सरे और इको करके, कि ऐसी तो नहीं कि ऐसी चीजें जो मिस हो रही हैं, और वो ताकि हम टाइमली उसको मैनेज कर सकें। प्रोग्राम का समय लगभग खत्म ही होने वाला है। एक लिसनर का हमारा प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं कि एज, हाउ एज इज कनेक्टेड विद स्ट्रोक। क्या यंग एज में भी लोगों को स्ट्रोक का सामना करना पड़ सकता है? बहुत कम समय सर हमारे पास। हाँ जी, देखिए एज, इसमें जनरली जो जेनेटिकल स्ट्रोक्स होते हैं, जैसे कुछ कोगुलेशन डिसऑर्डर है जिसमें खून ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, कुछ प्रोटीन सी एस डिफिशियंसी, डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है, कुछ वेसल की एबनॉर्मलिटी होते हैं, स्ट्रूज वेबर, और डिफरेंट सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें यंग एज में स्ट्रोक होने के रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन ज्यादातर जो स्ट्रोक होता है वो ओल्ड एजेस में ही होते हैं, क्योंकि ओल्ड एज में जैसे आपके वेसल्स भी फ्रेजाइल वीक होते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं, और सो इन एज ग्रुप में हमेशा अगर आप देखोगे तो स्ट्रोक रिस्क ज्यादा रहता है, क्योंकि उसके साथ एसोसिएटेड अदर कोमॉर्बिडिटीज भी रहती हैं। तो हाइपरलिपिडीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ओल्ड एज इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक, क्योंकि हमारी वेसल्स जो हैं एज के साथ फ्रेजाइल होती हैं, वीक होती हैं। कई बार हमारी आर्टरीज जो हैं ब्लड सप्लाई करती हैं जो ब्रेन में, उनके अंदर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अंदर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो प्लाक डिपॉजिट होते हैं। सो वो भी एक रिस्क फैक्टर है जो फ्यूचर में स्ट्रोक कर सकता है। तो सर ओवरऑल हमने काफी हद तक स्ट्रोक मैनेजमेंट पर बात की है। चलते चलते एक आखिरी आप ओवरऑल अगर सम अप करना चाहे तो क्या कहेंगे? तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगा कि स्ट्रोक प्रिवेंशन में के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं ताकि ये स्ट्रोक आने के रिस्क कम हो जाए। सो अगर आपको पहले तो आप रेगुलर अपनी जो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपनी डाइट जो है न्यूट्रिशियस रखें, और जिसमें हाई फाइबर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनकी मात्रा ज्यादा रखें। अगर आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज है और लिपिड डिरेंज है तो ये सारी चीजें आप अपने फिजिशियन को दिखा के इसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखें। हार्ट की प्रॉब्लम है, रिदम की इश्यूज हैं, उनको मैनेज करें, ताकि फ्यूचर में आपको हम आपके स्ट्रोक के आपके जो इंसिडेंट्स है उसको हम रोक सकें, और ताकि आपको फ्यूचर में इस जो डेंजरस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है इससे बचाया जा सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आज ये सभी जानकारी हमें देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। आपका समय बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, और श्रोताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोगों का फोन कनेक्ट हो पाया उनके सही जवाब हम उन तक पहुंचा पाए हों। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू मैम। और इसी के साथ को इजाजत दीजिए। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।